बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो, हम अपने 8वें पाठ पचमढ़ी का पठन और व्याख्या कर रहे थे। अब तक हमने देखा कि जो अपर्णा है, अपर्णा अपने मौसा जी के साथ जबलपुर से पचमढ़ी गई थी और उसे ये सफ़र लंबा नहीं लगा। उन्होंने कार द्वारा लगभग 8 घंटे में ये सफ़र पूरा किया, जबलपुर से पचमढ़ी। उन्हें ये सफ़र क्यों नहीं लंबा लगा? क्योंकि रास्ता, जो दृश्य थे वो इतने अच्छे थे कि उन्हें समय का एहसास नहीं हुआ। अपर्णा ने पचमढ़ी लगभग 3 दिन में घूमने का उन्होंने निर्णय किया, क्योंकि जगह बड़ी थी। पहले दिन उसने महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर स्थान देखे। उसके बाद, और ये सब क्या थे? ये सब इनका संबंध मंदिर से था, शंकर जी से था या उनकी जटाओं से था। तो हमने देखा कि जैसा कि महादेव गुफा नाम से ही पता चल रहा है, यह एक लंबी सी गुफा थी। इस गुफा में एक कुंड और भगवान शंकर की एक विशाल मूर्ति थी, जो अंधेरे में हल्की रोशनी में बहुत भव्य और आकर्षक दिखती थी। दूसरा स्थान था एक चौरागढ़। ये पहाड़ी पे बसा एक मंदिर था और उस पे चढ़ने के लिए अपर्णा ने सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ी। फिर हमने क्या देखा? वहाँ का जो दृश्य था, चौरागढ़ से जो नीचे घाटियों का दृश्य था, वो बहुत ही मनोरम था। इतना मनोरम था कि उससे रहा नहीं गया और उसने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। उन्होंने बहुत सारी फ़ोटो खींची। दृश्य को कैमरे में कैद करना का अर्थ होता है कैमरे से फ़ोटो खींचना। उसके बाद पहले दिन के अंतिम लक्ष्य उनका था चौरागढ़ के बाद जटाशंकर के। जटाशंकर एक 2 पहाड़ियों के बीच में बहने वाला एक जलधारा है, जिसमें बहुत सी जलधाराएं ऊपर से नीचे गिर रही हैं, जैसे कि वह जटाएं हैं। और जटा का रंग क्या था? सफ़ेद। मैंने आपको बताया था, जब पानी पत्थरों से टकराता है तो उसका रंग सफ़ेद हो जाता है, बुलबुले बनने के कारण, झाग बनने के कारण। और इसी कारण से उस जलधारा का नाम क्या था? जटाशंकर। जैसे कि भगवान शंकर की जटाओं की तरह पानी ऊपर से नीचे गिर रहा था। अब हम आज से पढ़ते हैं। अगला है दूसरे दिन का जो उनका भ्रमण था, आज हम उसको पढ़ेंगे। अगले दिन, जैसा कि आप जानते ही हैं, अपर्णा ने पचमढ़ी 3 दिनों में घूमा था। तो दूसरे दिन की हम जो यात्रा वृत्तांत है वो आपको बताने जा रहे हैं। अब तक तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, तो दूसरे दिन क्या हुआ उसको पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। अगले दिन हम यहाँ के प्रसिद्ध प्रपात बी फॉल गए। तो यहाँ पे प्रपात का जल प्रपात से अर्थ है प्रपात में जो पानी काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरता है, इसे हम लोग जल प्रपात भी कहते हैं। और इसका क्या नाम था? बी फॉल। बी फॉल एक अंग्रेजी का शब्द है, शायद इसका अर्थ बिग फॉल हो सकता है, यह अभी पुस्तक में नहीं बताया। तो लगभग ये कितना बड़ा था? 150 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता था। और जब इतनी ऊंचाई से पानी नीचे गिरता था तो गिरती जलधारा चांदी की तरह चमकती थी। बी फॉल में 150 फीट की ऊंचाई से निर्मल जल की गिरती धारा चांदी की तरह चमकती है। अपर्णा ने इसका हमें बताया कि लगभग बिग फॉल जो था, बी फॉल, उसकी ऊंचाई 150 फीट थी और जब वह पानी में गिरती है
तो उसका रंग चांदी की तरह हो जाता है। फिर हम इस पे आ जाते हैं, चांदी सफ़ेद रंग की होती है और पानी टकराते समय, गिरते समय बुलबुले बना के वह भी सफ़ेद रंग का होता है। इसमें झाग का कारण हो सकता है या ऊंचाई से पानी के कण जो होते हैं वह पारदर्शक न रहकर सफ़ेद हो जाते हैं और कभी कभी तो एहसास होता है कि वह चांदी की धाराएं हैं। इसलिए शायद इसे रजत प्रपात कहते हैं। रजत का अर्थ होता है चांदी। आपने रजत, रजत, स्वर्ण, सोने को स्वर्ण कहा जाता है, चांदी को रजत। आपने खेलों के मेडल जो देखे होंगे उसको स्वर्ण पदक कहा जाता है, रजत पदक और कांस्य, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो चांदी को हिंदी में रजत कहा जाता है। तो इस बी फॉल का दूसरा नाम रजत प्रपात, रजत प्रपात। प्रपात का अर्थ है जलप्रपात से। तो इसके हमने दो नाम देखे। 150 फीट की ऊंचाई से जो बी फॉल गिर रहा है उसको रजत प्रपात के नाम से भी जाना जाता है और इसका कारण भी बताया गया है। शायद चांदी की चमक के कारण पानी की जो चमक होती है चांदी जैसे हो जाती है, शायद इस कारण से इसका नाम रजत प्रपात रखा गया होगा। निर्मल जल, बच्चों निर्मल का अर्थ होता है साफ। निर्मल का एक नया शब्द है, इसको भी हम लोग लिखते हैं निर्मल। निर्मल का अर्थ होता है साफ और खासकर पहाड़ी क्षेत्र के जो झरने होते हैं वो बहुत ही साफ होते हैं, वह प्रदूषण से मुक्त होते हैं, वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं होता। जहाँ तक इंसान नहीं पहुँचता है वहाँ पे प्रदूषण भी नहीं पहुँच पाता। तो इस कारण से ये जो पहाड़ी झरने और हम अपने पाठ के हिसाब से बी फॉल या रजत प्रपात की बात कर रहे हैं, वह भी निर्मल था। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, साफ, प्रदूषण से मुक्त। एक नया फीट शब्द आपको पता है। फीट एक अंग्रेजी का शब्द है। एक फीट 12 इंच का होता है या फिर हम लगभग कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर का एक फीट होता है। एक लंबाई नापने की इकाई है फीट। फीट लंबाई नापने की इकाई है। आपने अपने बड़ा स्केल जो देखा है वह 1 फीट का होता है, उसका बहुवचन फीट है। अगर 1 फुट कहा जाता है, अंग्रेजी का शब्द है 1 फुट, अगर 1 से अधिक है बहुवचन है तो फीट कहा जाता है। तो 1 फुट कितना बड़ा होता है बच्चों? 12 इंच का होता है या फिर लगभग 30 सेंटीमीटर का होता है। तो बी फॉल लगभग 150 फीट ऊंचा जलप्रपात था। जलप्रपात को वाटरफॉल भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे पहुंचने के लिए हमें 4 किलोमीटर उतरना पड़ा। उतरते तो गए पर लौटते समय 4 किलोमीटर की चढ़ाई में हमारी हिम्मत जवाब दे गई। तो वे तो प्रपात से नीचे उतरने के मैंने सोचा और करीब उनको 4 किलोमीटर उतरना था। और अपर्णा में एक चीज़ का अनुभव किया कि पहाड़ी पे चढ़ना तो बहुत आसान है, अरे पहाड़ी से उतरना तो बहुत आसान होता है। क्योंकि जब उन्होंने झरना देखा तो उनका भी दिल हुआ कि चलो वो पास से जहाँ झरना गिरता है वहाँ पे बड़ा अच्छा दृश्य होता है, लोग ठंडे पानी का भी आनंद लेते हैं। तो उसने भी फैसला किया और वो 4 किलोमीटर की उतराई थी। ऊंचाई से नीचे उतरना ये बहुत सरल होता है, और लेकिन जब नीचे से ऊपर चढ़ना था यह बहुत कठिन काम होता है। आपने इसका अनुभव सीढ़ियों में किया होगा। जब आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो परेशानी नहीं होती,
व्यक्ति जल्दी जल्दी उतरता जाता है, उसमें परिश्रम या मेहनत नहीं लगती। लेकिन अगर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं तब उसमें ज़्यादा श्रम लगता है, व्यक्ति जल्दी थक जाता है। तो यही बात अपर्णा ने भी बताई कि पहाड़ी से 4 किलोमीटर नीचे उतरना तो वे आसानी से उतर गए, लेकिन जब लौटते समय वापस 4 किलोमीटर जब चढ़ाई थी तो हमारी हिम्मत जवाब दे गई। हिम्मत जवाब दे गई मतलब वे थक गए, उन्हें बहुत परेशानी या कठिनाई हुई। फिर क्या हुआ, उन्होंने कुछ खा पी कर दम लेकर हम राजेंद्र गिरी गए। तो उन्होंने दूसरे दिन क्या देखा, बी फॉल, या फिर हम हिंदी में उसका नाम था रजत प्रपात। उसके बाद दूसरे जगह गए, वह राजेंद्र गिरी, जैसा कि नाम से ही पता है, गिरी का अर्थ होता है पहाड़। गिरी पहाड़ का पर्यायवाची भी है। तो उन्होंने कुछ आराम किया, विश्राम किया, क्योंकि शायद वो 4 किलोमीटर की जो चढ़ाई के बाद वे थक गए थे। फिर वे कुछ दम लेकर, यहाँ दम लेना मतलब विश्राम करना, दम लेकर का अर्थ होता है विश्राम करना, क्योंकि उन्होंने 4 किलोमीटर की पहाड़ी की चढ़ाई की। राजेंद्र गिरी एक ऊंची पहाड़ी है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है गिरी का पहाड़ है। राजेंद्र गिरी एक ऊंची पहाड़ी है जिस पर दूर दूर तक सुंदर जंगल फैले हैं। मौसा जी ने बताया कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम राजेंद्र गिरी पड़ा है। तो मौसा जी ने, जो उनके गाइड भी थे, जो उनको हर पर्यटन स्थल, हर क्षेत्र की, वहाँ पे जहाँ जहाँ जा रहे थे उसकी जानकारी दे रहे थे, उन्होंने बताया कि राजेंद्र गिरी एक पहाड़ है, जैसा कि नाम से पता चलता है, और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे पड़ा है। तो हम लोग ने देखा है सड़कों का नाम, पहाड़ों का नाम किसी बड़े व्यक्ति के नाम पे रखा जाता है, उसको सम्मान देने। तो उसी तरह जो राजेंद्र गिरी भी था, वो भारत के पहले राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे ही रखा गया है, शायद उनको सम्मान देने के ही नाम पे रखा गया है। तो इस पहाड़ी की क्या खासियत है, यहाँ दूर दूर तक सुंदर जंगल फैले थे। ये पहाड़ी पूरी तरह से जंगल से ढका, हरा भरा था, जिस कारण से ये देखने से बड़ा मनोरम लगता था, सबको आकर्षित करता था। और उसमें और खासियत थी, यहाँ देनवा नदी बहती, इस पहाड़ी से देनवा नदी गुजरती है, बहती है। देनवा नदी से कुछ दूर पर ही सुंदर वन फैला है, और नदी के ही आसपास कुछ दूरी जाने पर में सुंदर वन नाम का एक जंगल है या वन है, वो फैला है। हम सुंदर वन के अंदर तो नहीं गए, पर मौसा जी ने बताया इस वन में कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। तो ये पहाड़ी जो था, राजेंद्र गिरी पर देनवा नदी बहती थी, और देनवा नदी से कुछ ही दूर सुंदरवन नाम का एक जंगल था। ये जंगल बहुत विशाल था, क्योंकि मौसा जी ने बताया कि इस जंगल में हमें तरह तरह के वन्य जीवन भी मिलते थे। अपर्णा ने वहाँ जाने का निर्णय नहीं किया, शायद समय कम होगा या फिर जंगली जानवरों के कारण भी वे वहाँ नहीं गए। तो इसमें हम लोगों ने नया शब्द क्या देखा, हमने इसमें गिरी पहाड़ के लिए प्रयोग किया गया है। गिरी बच्चों, गिरी जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है, इसको भी याद रखिएगा। पर्वत, पहाड़, गिरी, ये सब एक ही शब्द हैं या फिर पर्यायवाची शब्द हैं।
एक नदी है देनवा, ये नदी का नाम है। उसमें उसके बाद में है वन, सुंदर वन या वन। वन का अर्थ होता है जंगल, जंगल का पर्यायवाची वन है। अब हम चलते हैं आगे। पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़, धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया। अब उन्होंने उसके बाद राजेंद्र गिरी से अपना आगे जाने का फैसला किया। वह था पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़। पचमढ़ी का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है धूपगढ़, उसका नाम है धूपगढ़। क्यों? शायद वहाँ पे धूप आती थी और जाती थी, बादलों का था। ये हम आगे बढ़ते हैं। पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। तो उसने, अपर्णा ने अनुभव, उसको एक यादगार लगा। क्या था? इस पहाड़ी पे, सबसे ऊंची पहाड़ी थी पचमढ़ी की, यहाँ पे बादल भी सामने से ही गुजरते। अगर आप इस पहाड़ी पे जाओ तो बादल आपकी तरफ आएंगे और आप उसको हाथ बढ़ा करके छू सकते हैं बादलों। और ये बहुत अच्छा दृश्य है। अगर किसी बच्चे ने किसी पहाड़ी पे बादलों वाला दृश्य देखा हो तो जीवन भर याद रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बादल जो है पहाड़ी को कभी कभी ढक लेते हैं। व्यक्ति को जब बादल चेहरे से टकराते हैं तो ठंडक और नमी का एहसास होता है, और कुछ देर के बाद वो बादल आगे चले जाते हैं, यहाँ तक कि आपको फिर पहाड़ी भी दिखने लगती है। कभी कभी ऊंची पहाड़ियाँ बादलों से ही ढक जाती हैं, और बादलों के जाने के बाद ही हमें पता चलता है कि अरे यहाँ तो पहाड़ भी थे। तो कभी कभी बादल नीचे हो जाते हैं और पहाड़ ऊपर। तो ऐसा दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है, ये बताया नहीं जा सकता, इसको अनुभव किया जाता है। तो इसको अपर्णा ने अनुभव किया। इसमें लगता है उसने हाथ बढ़ाकर बादलों को छुआ, इतनी पास से। बादल तो सब देखते हैं, मैदानों से भी बादल देखते हैं, लेकिन जब पहाड़ से जो बादल आपके पास से गुजरे तो एक जो अनुभव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और वह लगभग जीवन भर याद रहता है। तो आपको कभी भी मौका मिले पहाड़ी क्षेत्र में जाने का, जहाँ ऊंचे पहाड़ हो, हिमाचल में, उत्तराखंड में, तो आपको ये अनुभव भी लेना चाहिए। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। जो सतपुड़ा क्षेत्र है बच्चों, ये पर्वतमाला है, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे कि सबसे धूपगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा जो पहाड़ है, जैसे आपने विंध्याचल सुना है मिर्जापुर में, उसी तरह ये भी पहाड़ है। और ये इस पहाड़ का सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। पहाड़ियों की श्रेणियां होती हैं, पहाड़ एक नहीं होता, ये श्रेणी। और मैं पहाड़ी के बारे में जैसा आपको बता दूं, जैसे हिमालय पर्वतमाला कहा जाता है, हिमालय पर्वत नहीं कहा जाता, एक पहाड़ नहीं, यह बहुत लंबा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन से होते अरुणाचल तक जाता है हिमालय पर्वतमाला। 1,500-2 हज़ार किलोमीटर लंबा पर्वतमाला है, इसे माला कहा जाता है। इंग्लिश में इसे माउंटेन रेंज कहा जाता है। कोई एक छोटी एक जगह, एक बिंदु की तरह नहीं होता। हाँ, उनमें से जो सबसे ऊंची जो चोटी होती है, पहाड़ होती है, जैसे हिमालयन रेंज में एवरेस्ट एक संसार की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जब पर्वतमाला बोलते हैं या पर्वत श्रेणी बोलते हैं तो एक बहुत लंबी, बहुत लंबे जगह पे विस्तार से फैली होती है पहाड़ों का समूह या पहाड़ों की माला। इसीलिए इसे पर्वतमाला कहा जाता है या पर्वत श्रेणी कहा जाता है। और इस
जो श्रेणी में या माला में जो सबसे ऊंचा पहाड़ होता है उसका अलग नाम दो। जैसे मैंने आपको बताया हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो इसी तरह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है इसमें सबसे ऊंचा पहाड़ है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पहाड़ है धूपगढ़। बाकी जो पहाड़ियां हैं धूपगढ़ से छोटी ही होंगी। तो इस पहाड़ की क्या खासियत है? यह समुद्र तल से लगभग 4,430 फीट ऊंची है। मैंने आपको कल बताया था जब हम किसी पहाड़ की ऊंचाई की बात करते हैं तो उसको कहाँ से नापा जाता है? समुद्र तल से नापा जाता है। समुद्र तल को हम 0 फीट मान लेते हैं और पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी होती है वहां तक की नाप जो लंबा ऊंचाई है वह कितनी थी? धूपगढ़ की 4,430 फीट। तो ये था धूपगढ़ पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से। फिर यहाँ का दृश्य के बारे में फिर अपर्णा ने बताया है। यहाँ पहाड़ हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा अनुभव होता है कि पहाड़ हमारे सर को छू रहे हैं। चेहरे पे आप जो बादलों का एहसास महसूस कर सकते हो। बादल बहुत ही ठंडे होते हैं, ठंडक लिए होते हैं और मुंह पे जब टकराते हैं, चेहरे पे जब वो टकराते हैं तो नमी सा महसूस होता है। लगता है कि सचमुच बहुत ही अच्छा अनुभव होता है और व्यक्ति लगभग इसे अपनी ज़िंदगी भर याद रखता है इस अनुभव को। मुझे तो रोमांच हो गया। रोमांच मतलब खुशी। खुशी के मारे भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है कि अरे मैंने जीवन में पहली बार ऐसा चीज़ देखा कि मेरे चेहरे से, मेरे हाथ से बादल टकरा रहे हैं। नहीं तो बादल तो हमने आसमान पे सिर उठा के ही देखे हैं, लेकिन पहली बार बादल को हम अपने आप से टकराते हुए वाला अनुभव होता है वो काफ़ी कम मिलता है। तो ये था पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ का, जो कि अपर्णा ने अनुभव किया और यह अनुभव उसे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि ऐसा अनुभव रोज रोज तो नहीं होता। तो इसीलिए उसने कहा, एक बार फिर से इसको देखते हैं बच्चों। पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से लगभग 4,430 फीट ऊंची है। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच हो गया। तो इसमें नए नए शब्द हैं, जरा एक दो लिख दिया जाए बच्चों। पहला शब्द है कि अनुभव। अनुभव मतलब एहसास, खुद जिसके आप गवाह होते हैं। आप कहते हैं यह मैं जानता हूँ, ये इसका मुझे अनुभव है, मैंने इसे देखा, समझा और परखा। तो अनुभव। यादगार जो हमेशा याद रहे, यादगार जो हमेशा याद रहे। पर्वत श्रेणी, मैंने आपको कहा पर्वत श्रेणी एक नया शब्द है। फिर से आपको बता देते हैं, पर्वत श्रेणी का अर्थ होता है पर्वतों की माला, और यह हजारों किलोमीटर लंबा भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया था, हिमालय पर्वतमाला, पर्वत श्रेणी और पर्वत जो था धूपगढ़,
वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पहाड़। तो धूपगढ़ एक पहाड़ हुआ और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हुआ। सतपुड़ा पर्वतों की श्रेणी हुई, पर्वतों की कतार हुई, पर्वतों की माला हुई। हम इसे इंग्लिश में माउंटेन रेंज बोला जाता है। तो ये बहुत लंबा होता है, कभी कभी हजारों किलोमीटर लंबा होता है। और इसका जो ऊंचा पहाड़ होता है वह था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पहाड़ धूपगढ़। जैसे राजस्थान में अरावली सबसे पुराने पहाड़ कहलाते हैं, उसका सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट आबू। राजस्थान में भी एक पर्वत श्रेणी है अरावली, और उसका सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट आबू। तो ये आपको उदाहरण के तौर पे मैंने बताया। अब फिर क्या हुआ, मुझे तो रोमांच हो गया, वह खुशी से कूद पड़ी, या फिर हमारे इसे बोलते हैं पुलक। पुलक का अर्थ होता है आदमी पुलकित हो जाता है, मन में पहली बार उत्साहित हो जाता है ऐसी चीज देख के जो पहले जीवन में नहीं देखी। इसमें आदमी के खुशी से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे जैसे व्यक्ति के डर के भी रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन ऐसा अनुभव जिसमें कि बहुत अच्छा व्यक्ति को लगता है उस समय भी है। जैसे खुशी के आंसू भी होते हैं, आपने सुना, आदमी दुख में तो उसको आंसू आ ही जाते हैं, खुशी में भी आ जाते। तो इसी तरह इसमें आदमी पुलक या फिर खुशी से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उसने महसूस किया होगा कि बादल उससे टकरा रहे हैं, बादल को वो छू पा रहे हैं। तो पहाड़ी की इतनी ऊंचाई पे थी, आसपास की देखो कितनी दूर तक उसको पहाड़ियाँ ही अपने से छोटी पहाड़ियाँ दिख रही होगी, और पहाड़ियाँ वनों से घिरे हुए थे, सारे जंगल थे, और मुंह पे, चेहरे पे, सर पे बादल टकराते हों तो ये अनुभव कितना अच्छा होता। उसने और भी लिखा है, बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने के एहसास से ही हम खुशी से पागल हो रहे थे। तो बादल धुंध की तरह होता है, जैसे आपने मैदानी इलाकों में धुंध देखा होगा, तो धुंध की तरह होते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, और ये हवा से इधर से उधर बहते रहते हैं। तो अपर्णा ने ऐसा अनुभव पहली बार किया था, इसीलिए उसने लिखा कि हम तो खुशी के कारण पागल हुए, हमने कभी ऐसा अनुभव किया ही नहीं। तो कहते हैं ना, जब आदमी बहुत अत्यधिक खुश हो जाता है तो हंसने लगता है, पागलों की तरह भी कभी कभी उसके लक्षण आ जाते हैं। तो इसमें व्यक्ति पागल नहीं होता, खुशी के कारण वो बहुत खुश थी। वो इतना खुश थी कि उसने सोचा कि अब तो ऐसा अनुभव मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, ये तो मेरे लिए यादगार बन गया, अब जीवन पर्यंत इस अनुभव को वह याद रखेगी। काश सिमरन तुम भी हमारे साथ होते। तो जब व्यक्ति कोई अच्छा अनुभव करता है तो उसको अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहता है। तो यहाँ पे भी अपर्णा को लगा कि काश इस समय सिमरन मेरे साथ होती और ऐसा अनुभव वो भी करती। तो यही बताने के लिए तो अपर्णा पत्र लिख रहे थे, क्योंकि वह यही बातें सब बच्चे जब एक नई चीज़ देखते हैं, नई जगह देखते हैं, तो उसको सबको बताना चाहते हैं, खासकर अपने दोस्तों को, ताकि वे भी जान सकें, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं देखा हो, तो भविष्य में वे भी नई जगह जाएं तो घूमने की कोशिश करें। तो इसीलिए उसने कहा, काश सिमरन तुम भी हमारे साथ होती। अभी तो कई स्थान जैसे कि पांडव गुफाएं, डेचिस का फॉल आदि देखना बाकी है। अभी उसने 3 दिन का जो अनुभव था वो पूरा नहीं लिखा था, अभी बहुत सी चीज़ें उसको देखना बाकी था। इसीलिए वो कह रहे हैं कि पत्र काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी मिलने पर बताऊंगा। चाचा और चाची को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारी सखी अपर्णा। तो अभी यह बड़ी जगह है पचमढ़ी, उसने अभी पूरा नहीं देखा था। उसने कहा बाकी चीज़ तो मैं आके बताऊंगी आपको, क्योंकि ये जो उसने यात्रा की थी, जो उसने
पचमढ़ी का दर्शन किया था, घूमा था, वह एक पत्र में नहीं बताया जा सकता, तो उसने कुछ बातें बता दी। तो बच्चों, हम लोग शेष जो इसकी व्याख्या है वो कल करेंगे, और कल हम इसका पठन अभ्यास भी करेंगे। पठन अभ्यास भी बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही।